नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी वही सीरीज के बारे में। तो दोस्त आपको मालूम है कि ये बिहार स्पेशल का जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये सिलेक्शन वाली सीरीज है। टॉप कितने प्रश्नों का, तो टॉप 2000 प्रश्नों का ये सीरीज कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्त। और आज का जो वीडियो नंबर कितना है इसी सीरीज का 48 यानी कि 48 नंबर है। ठीक है ना। यानी इससे पहले जो है 47 यानी कि 47 तक पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करा दिया गया। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया बिहार स्पेशल के नाम से, वहाँ पे जाइए, 1 क्लिक में पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं उस एग्जाम के बारे में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे में आप बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर बिहार पुलिस हो गया, या फिर बिहार सिजिल हो गया। यानी कि बात करें बिहार के राज्य स्तरीय आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, इस सीरीज को एक बार ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखिए। ठीक है ना। आपको खुद मालूम चलेगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है ना, सब के सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पी/क्यू तो पूरा कंप्लीट कराया ही जा रहा है। मतलब बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब का सब इसमें पी/क्यू कंप्लीट कराया जा रहा है। प्लस पॉइंट जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, बिहार से रिलेटेड, सब को सब इसमें कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद से खुद से एनालाइज करके जितना वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है बिहार के लिए, वो भी इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है कि नहीं। तो दोस्त आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ये प्रश्न जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और जो भी नए विद्यार्थी है, एक बार ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, वो भी पूरी व्याख्या सहित। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है, ये है 471 नंबर, यानी कि 470 तक हम पूरा कंप्लीट करा दिया। आपको बताया ही, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो बोल रहे हैं कि बिहार में जन्मे जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है ना। उनको जो है भारत रत्न आखिर कब प्रदान किया गया था? ठीक है ना। इन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि आखिर इनको भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। देखिए ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाते रहे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। ये हमारे बिस्मिल्लाह खान जी थे। ठीक है ना। ये शहनाई वादक थे और काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध ये व्यक्ति थे, है कि नहीं। तो इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 2001 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2003 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2005 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2007 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त याद रखिएगा, ये जो बिस्मिल्लाह खान है इनको भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम ना आपको बताए ना व्याख्या सहित आपको बताएंगे। तो चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादक के लिए, ठीक है ना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और उन्होंने शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दी थी। किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। वह भारतीय शास्त्रीय मंच पर शहनाई को एकत्र वाद्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। समझ में आ गया ना। उनकी कला और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में, कब? 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। समझ में आ गया ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खान आखिर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक के लिए। ठीक है ना। और कब इनको भारत रत्न दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। ठीक है ना। तो ये चीजें आप फैक्चुअल रूप से जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए दोस्त आपका बिल्कुल समय नहीं गंवाया जाएगा, 1 to 1 करके एक एक प्रश्नों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे ना बने हैं ना, तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों? बिहार के सब एग्जामों के लिए बस एक ही चैनल है, सफलता एकेडमी। इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को खुद आपको मालूम चलेगा ये चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर कितना है? 472 नंबर प्रश्न है। देखिए ये जो है ना एक कृतियाँ है। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए बलचनामा एगो कृति है, पत्रहीन नग्न गाछ एगो कृति है, और दुख मोचन एक कृति है। यानी कि 3 कृतियाँ है। ठीक है ना। ये कृतियाँ जो है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इनके लेखक कौन है, इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना। यानी कि बलचन, पत्रहीन गाछ, दुख मोचन आदि प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन है। तो प्रथम जो है यानी कि पहला जो है बाबा नागार्जुन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वाचस्पति मिश्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिव पूजन सहाय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान पूर्वक समझिए कि देखिए ये जितनी भी कृतियाँ है ना, 3 कृतियाँ यहाँ पर दिया गया है,
इन सभी के जो लेखक है वो बाबा नागार्जुन है। क्या है? बाबा नागार्जुन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप इसको ध्यान से समझ लिया। कभी कभी क्या करता है ना, एक एक करके कृतियां पूछ लेता है, कभी कभी तीनों करके पूछ लेता है, जितने भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो इस कृतियों के लेखक कौन है? तो बाबा नागार्जुन जी थे। लेकिन चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताते हैं और भी चीजें, इनका रियल में नाम क्या है। ठीक है ना, तो देखिए बाबा नागार्जुन हिंदी और मैथिली साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि थे। और सिर्फ कवि ही नहीं दोस्त, देखिए उपन्यासक थे और लेखक भी थे। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। वे जन सरोकार से जुड़े लेखक थे और आम जनता की समस्याओं, पीड़ा और संघर्ष को अपनी रचनाओं में स्थान देते थे। यानी कि जो भी आम व्यक्ति थे, उनकी जो भी संघर्ष थी, पीड़ा थी, अपने कृतियों में वो दर्शाया करते थे। समझ में गया ना? और इनका मेन वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है ना, तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न क्या है, ये है 473 नंबर प्रश्न। बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? ठीक है ना, देखिए 3 जिले पूछ रहा है, कौन सा 2011 की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, अब कौन कौन से है चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? रोहतास, भोजपुर, पटना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रोहतास, पटना, भोजपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रोहतास, भोजपुर, बक्सर, या फिर ऑप्शन डी है रोहतास, मुंगेर, पटना। और बताइए इसका सही आंसर क्या है। लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 ऐसे जिले बताओ जो कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर पर कौन आता है? रोहतास। ठीक है ना, उसके बाद से पटना, उसके बाद से भोजपुर। ठीक है ना, बात करें पूरे बिहार में तो सबसे ज्यादा रोहतास में लिटरेसी से ज्यादा है, इसका आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये 3 जिले हैं जो कि बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते इसको एक बार व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जो समग्र साक्षरता दर 61.8% थी। कितना थी? 61.8% थी। समझ में आ गया ना, ये पूरे बिहार की बात कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन वहीं पे बात करें जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। देखिए राष्ट्रीय जो परसेंटेज लिटरेसी रेट है उससे कम है, 61.8 है। ठीक है ना, हालांकि कुछ जिले ऐसे भी थे जिनकी साक्षरता दर राज्य औसत से कहीं अधिक है। बिल्कुल है। कौन कौन है? तो ये 3 जिले कौन कौन से? रोहतास, पटना और भोजपुर। देखिए ये 3 जिले जो है ना, तीनों के तीनों 70 प्लस है। ठीक है ना, यानी कि किसी का 72, 73 है, इस तरीके से 70 प्लस परसेंटेज है लिटरेसी में। कौन कौन जिले हैं? रोहतास, पटना और भोजपुर। इन 3 जिलों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, लिटरेसी आप परसेंटेज में नहीं बल्कि जिलों में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिला बहुत बार पूछता है, परसेंटेज नहीं पूछता है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना, अब बात करते हैं 474 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, बोल रहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो गंडक परियोजना है, आखिर इसकी जो समझौता हुआ था आखिर किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, यानी कि कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 1954 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1959 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1963 में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी है 1969 में हुआ था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो देखिए याद रखिएगा ये जो गंडक परियोजना है ना दोस्त, ये भारत और नेपाल का मैत्री परियोजना है। ठीक है ना, और इस परियोजना का जो है ना समझौता आखिर कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1959 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1959 में हुआ था। ये ना भारत और नेपाल की मैत्री परियोजना थी। ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए, पानी को रोकने के लिए, ये सारी की सारी चीजें में समझौता किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1959 में समझौता हुआ था। ठीक है ना, लेकिन चलिए हम एक बार ना और भी सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो देखिए बोल रहा है भारत और नेपाल के बीच जो गंडक परियोजना के लिए समझौता वर्ष 1959 में हुआ था। ये जो जल संसाधन परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, इनका मेन मोटिव क्या था? नेपाल और भारत के क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करना था। समझ में गया ना, तो इसका मेन मोटिव यही सब चीजें है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, अगर वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आए है ना तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि आपका कमेंट जब आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। ठीक है ना, क्योंकि हमारा बस एक ही मोटिव है कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इसीलिए हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है ना दोस्त, तो चलिए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये जो रहा हमारा 475 नंबर प्रश्न रहा।
बोल रहा है बिहार के किस स्थल को, ठीक है ना, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ना 2016 की बात करें, यानी कि 2016 में जो है आखिर कौन सा जो स्थल है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर है नालंदा महाविहार, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बोध गया मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नालंदा महाविहार और बोध गया मंदिर दोनों। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा ये 2016 में जो है ना नालंदा महाविहार को सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर है 2016 में यूनेस्को में सूची में किसको शामिल किया गया था, तो नालंदा महाविहार को। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोध गया को नहीं, कि इनको भी किया गया, लेकिन इनको कब किया गया है, तो इसको किया गया 2002 में किया गया, 2002 में किया गया। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, 2016 की बात कर रहे हैं। तो हमारा 2016 वाला यूनेस्को में शामिल होने वाला स्थल कौन सा है, तो नालंदा महाविहार है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अब जब यूनेस्को में शामिल हो गया है तो कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपना व्याख्या देख लेते हैं, ताकि और भी चीज़ आप कवर हो जाए। देखिए यही बात है कि नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी, ठीक है ना। ये जो विश्वविद्यालय है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म के लिए, चिकित्सा के लिए, गणित के लिए, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए प्रसिद्ध था। समझ में आ गया ना। साथ ही साथ एक और चीज आप याद रखिएगा, ये जो बोध गया मंदिर है या फिर महाबोधि मंदिर है, इसको भी ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, लेकिन 2016 में नहीं बल्कि 2002 में शामिल किया गया था। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीजों को भी आप एक बार याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछ देता है। समझ में आ गया ना। तो महाबोधि मंदिर जो है ये 2002 में शामिल किया गया था, और नालंदा महाविहार जो है ये 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इन दोनों चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। और यही सबसे ज़्यादा जरूरी बनता है कि कभी भी हम व्याख्या कंप्लीट करवाते हैं ना तो ये सारा फैक्चुअल आपको कवर करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हम आपको बार बार बोलते हैं कि व्याख्या जरूर देखते चलिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये जो है 476 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वर्ष 1956 में भारतीय राज्यों के जो पुनर्गठन के समय बिहार का आखिर कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ना कितनी बार पूछा हुआ है बिहार के एग्जामों में, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे मार्क भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखिए 1956 में ना भारतीय राज्यों का पुनर्गठन के समय में बिहार और पश्चिम बंगाल को कुछ जिले जो है ना बिहार का पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था, जिसमें से आखिर कौन सा एक जिला था जिसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है रानीगंज, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मानभूम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 24 परगना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त कितनी बार हम बताए होंगे और नहीं बताए होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो बता देना चाहते हैं, ये मानभूम जो जिला है ना, ऑप्शन नंबर बी मानभूम जिला, इसको जो है ना पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ना मानभूम जिला में बहुत सारा ऐसे लोग थे ना जो बंगाली काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, ठीक है ना। तो ये मानभूम जो जिला है ना ये जो है आपको बिहार का जो ऐसा जिला है जिसको पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए बोल रहा है कि 1956 में, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में राज्यों की सीमाओं का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। समझ में आ गया ना। उस समय बिहार राज्य में जो मानभूम जो नामक एक जिला था, जिसकी आबादी में बड़ी संख्या में बंगाली भाषा लोग रहते थे। आपको बताएं कि बहुत सारे लोग बंगाली भाषा वहाँ पर बोलते थे या फिर रहते थे, ठीक है ना। और इसी भाषाई आधार पर पुनर्गठन के दौरान जो है ना मानभूम जिलों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। जितनी भी हम व्याख्या में बता रहे हैं ना दोस्त, वेग को भी नहीं छोड़ना है, एकदम ध्यानपूर्वक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देखिए कहीं भी पढ़ाई कीजिए ना दोस्त, भले थ्योरी सहित पढ़िए, व्याख्या सहित पढ़िए, समझ के पढ़िए। आप रट्टा मारिएगा ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ को समझ के नहीं पढ़िएगा ना, रट्टा मारिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमा देगा ना, आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में आप थ्योरी स्टोरी के माध्यम से जानते होंगे ना तो आप जरूर बना के आइएगा, ठीक है ना। तो बस आपको इसी चीज़ के लिए हम आपको व्याख्या सहित सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराते चलते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ये जो है ना 477 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान जो है एक्टिव हुआ था, यानी कि सक्रिय हुआ था,
ठीक है ना, आजाद रास्ता की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है ना, 1942 में 8 अगस्त जो है 1942 में हुआ था, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो उस टाइम जो है ये बिहार में जो आजाद रास्ता है ये भी एक्टिव हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार सॉल्यूशन के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो देखिए वही बात है, इसको आप ध्यान पूर्वक एक बार समझिएगा। बोल रहा है कि आजाद रास्ता एक गुप्त क्रांतिकारी समूह था, ठीक है ना, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक्टिव हुआ था, यानी कि सक्रिय हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान न देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर न विरोध प्रदर्शन हुए थे, सरकारी संस्थाओं पर हमले हुए थे, और कई जगहों पर न जनता ने प्रशासन पर नियंत्रण भी कर लिया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था, और उसी में जो है आजाद रास्ता भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारा पूरा बेहतरीन ढंग से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए किसी भी प्रकार का वीडियो से संबंधित दिक्कत हो ना तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्त। बात करते हैं 478 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। बोल रहा है कि तेलहर जो कुंड है यानी कि जलप्रपात है, ठीक है ना, ये बिहार के ना किस जिले में स्थित है। देखिए यही जो है आपको जलप्रपात है। बहुत सारे बच्चे घूमने तो गए ही होंगे, और नहीं घूमने होंगे तो कैमूर रोहतास आप जाइएगा घूमने, आपको वहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आपको जलप्रपात है, और ये कौन सा जलप्रपात है, तो तेलहर कुंड जलप्रपात है। तो वहीं पूछ रहे हैं कि बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है सासाराम में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नवादा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कैमूर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहतास में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट अभी आपको बताया कैमूर रोहतास में आप जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैमूर में है, ठीक है ना। यानी कि तेलहर जो कुंड है जलप्रपात ये बिहार के ना कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम आपको ना एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और भी चीजें कवर करा देते हैं। देखिए जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं ना एमसीक्यू, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। इसको ध्यान से समझने के बाद आप व्याख्या वाला पोर्शन पे चलिएगा, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए हम आपको बार बार एक बार रिपीटन करा देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न पे, या फिर व्याख्या पहले देख रहे थे। तो देखिए तेलहर जो कुंड जलप्रपात है ये बिहार राज्य के ना कैमूर जिले में स्थित है। यह ना एक प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है ना। और ये जो जलप्रपात है ना ये कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि बिहार पश्चिमी भाग में स्थित है, जो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जो स्थान है ना यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के जो बिहार से निकट स्थित है, समझ में आ गया ना। देखिए पहले एक बार मैप से अनुसार देख लीजिए ताकि आपको ध्यान से समझे। देखिए ये जो है आपको बिहार है, ठीक है ना, ये जो है आपको बिहार समझ लीजिए बिहार है, ठीक है ना। और बीचों बीच से गंगा नदी निकल रही है, ठीक है ना। ये जो बीचों बीच से गंगा नदी निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ वाला जो एरिया है ना ये वाला एरिया ये कैमूर है और ये रोहतास है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कैमूर और रोहतास वाला जो एरिया है यहीं पर जो है आपको ये जो तेलहड्डा जो कुंड जलप्रपात है यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो वाला एरिया है ना ये पश्चिम वाला एरिया है, बिहार का पश्चिम वाला एरिया है, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। हम आपको जिला का लोकेशन भी बता दिए और ये भी बता दिए कि तेलहट्टा जो कुंड जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो कैमूर में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपको बारीकी तरीके से आपको बताया जाएगा, घबराइएगा मत। ये जो है आपको 479 नंबर प्रश्न यानी कि 479 बोल रहा है बिहार विधान सभा परिषद की जो पहली बैठक आखिर कब बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है आखिर कब बुलाई गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है 1911 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1913 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1915 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1919 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा ये बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है ये कब बुलाई गई थी, तो 1913 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब बुलाई गई थी, 1913 में, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 1913 तो आपको भुलाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना।
चलिए अब इसको एक बार ना व्याख्या के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, ठीक है ना। तो देखिए, बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है ये 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है ना। अब बिहार विधान परिषद बिहार का उच्च सदन है जो कि राज्य की ना विधानसभा के साथ मिलकर राज्य की ना कानून बनाने वाली संस्था का हिस्सा भी है, समझ में आ गया ना। तो आप मेन ना याद रखिएगा 1913 में पहली बैठक हुई थी, किसका? बिहार विधान परिषद की, समझ में आ गया ना। ये चीजें याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है हमारा 480 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की जो रचना है आखिर वो कहाँ की गई थी, समझ में गया ना। देखिए, बौद्ध संगीति जब हुआ था ना उस टाइम जो है विनय पिटक और सूत पिटक की जो रचना किया गया था आखिर वो कहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है राजगिरी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वैशाली में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुंडलवन में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसी को राजगिरी को ही पहले इसको राजगिरी बोला जाता है, अब इसको क्या बोला जाता है? राजगिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजगिर बोला जाता है, समझ में गया ना। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं एक बार ना और भी आपको व्याख्या के माध्यम से, सॉल्यूशन के माध्यम से चीजों को कवर करा देते हैं, ठीक है ना। बस बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्त? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध में के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ना राजगीर में, वहीं राजगिरी को ही राजगिरी बोला जाता है, में आयोजित की गई थी, ठीक है ना। ये जो संगीति थी ना ये मगध के राजा अजात शत्रु के संरक्षण में, और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, समझ में आ गया ना। तो देखिए इसको आप जरूर याद रखें। क्या क्या याद रखिएगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद से इसकी जो अध्यक्षता ये कौन कर रहे थे प्रथम बौद्ध संगीति की? तो महाकश्यप ने किया था। और इसकी जो मगध के जो संरक्षण कौन कर रहे थे? तो अजातशत्रु ने किया था, समझ में गया। था ये 3-4 चीजें जो है आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला थ्योरी क्या है कि इस संगीति का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि मुख्य जो मेन मोटिव था वो क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं को एकत्रित करना और उन्हें सुरक्षित रूप से संरक्षित करना था, समझ में गया ना। और इसी संगीत में ना विनय पिटक, यानी इसी संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। तो पूछेगा तो कब किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो राजगिरी में बोलिए या फिर राजगीर में बोलिए, ठीक है ना, एक ही नाम है। तो इस टाइम ये किया गया था, किसका? विनय पिटक और सूत पिटक की रचना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछते रहता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा टोटल क्वेश्चन कितना कंप्लीट होता है दोस्त? तो 400 जो है हमारा 80 प्रश्न जो है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो दोस्त आपको ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 480 हम कंप्लीट करवा दिए, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो दोस्त बिल्कुल देर मत कीजिए, अगर क्योंकि सामने एडीओ के भी एग्जाम है, ठीक है ना, सामने एडीओ का भी एग्जाम है, उसके बाद से आपको बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, सीजीएल का भी एग्जाम आने वाला है, बिहार सीजीएल का। तो दोस्त एक बार ना ध्यानपूर्वक इस सीरीज को देख लीजिए, हम बता रहे हैं ना हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अगर इसका पीडीएफ आपको, तो सभी लोगों को बोलते हैं ये पीडीएफ ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ तभी पढ़िएगा जब आप वीडियो देख लीजिए, क्यों? क्योंकि बिना वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कहानी के तौर पर सारी चीज़ें बता देते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आप जाइए पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है ना, और उसको एक बार ध्यान से रिवीजन करते टाइम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, इस टेलीग्राम पे आपको सिर्फ ये पीडीएफ तो कराया ही जाता है, साथ ही साथ को बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है ना सब के सब उस पर मिनटों में अपडेट दिया जाता है। उसके बाद से करंट अफेयर का अपडेट तो दिया ही जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि दोस्त अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं ना तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिना सोचिए मत, इसको यूं ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है ना आपको मिले, और हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, बाय।